नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सुभाष चंद्र जी। मैं कायल हूँ इनका। कायल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुसलमान वर्ड है, मुझे लगता नहीं है कि ये हिंदी वर्ड है, लेकिन मैं फिर भी यूज़ कर रहा हूँ। ये लेखक हैं, इतने बढ़िया आर्टिकल्स लिखते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पक्के सनातनी हैं और देश की सेवा में अपना टाइम लगा रहे हैं, इसलिए गर्व है मुझे कि मैंने आज इनको इनवाइट किया है। सबसे पहले सुभाष जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, आज मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि आपको इनवाइट करना है। आपने वक़्त दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैंने आपके सर आर्टिकल मेरी मेरी भी इच्छा थी आपके साथ बैठ के शो करने की। मेरी आय भी हाय इच्छा हाय! पूरी हो गई आज। सर, आज आपने हमें खुश किया है। आपका जो चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर मैं भी आऊँगा, मैं भी वीडियोज़ बनाऊँगा आपके साथ। ये मेरा भी वायदा है आपके साथ। ओके अगर सर, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो मेरा भी हाथ आपके साथ है। और मोदी जी थैंक यू। बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास। मुझे लगता है अब सबका साथ, सबका विकास नहीं होगा, सनातनियों का साथ और सनातनियों का ही विकास भी होगा। और उसकी दस्तक मोदी जी आज ऑलरेडी अपनी शपथ ले चुके हैं और शपथ लेने के बाद जो काम हुए 2 बड़े-बड़े, वो आप देखिए क्या हुए हैं। वो भी बता दूँ आपको, उसके बाद बात करेंगे कि हम सनातनी और क्या-क्या चाहते हैं मोदी जी से, जो बहुत ज़रूरी है। पहला काम किया है लालू प्रसाद यादव वाला, आपको मालूम है सीबीआई की फाइलें खुल गई हैं, पूरे परिवार को नोटिस भेज दिया गया है। ये सारे के सारे अब अंदर जाएँगे, जो इतना उछल रहे थे, पहला काम। दूसरा, चीन में बैठा हूँ मैं, सुभाष जी आपको मालूम है। और जी चीन ने एक हरकत करी थी इलेक्शन से पहले, हमारे पिछले 6-7 महीनों से वो नाम चेंज करते जा रहे हैं। कभी अरुणाचल में नाम चेंज कर दिया, कभी लद्दाख में नाम चेंज कर दिया। अभी मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि हम चीन के 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों के नाम चेंज करने वाले हैं तिब्बत के अंदर। अब ये होती है टिट फॉर चीज़ें टिट 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 फॉर फॉर टैट। टैट, जिसकी हम उम्मीद करते थे और हम रिक्वेस्ट कर रहे थे मोदी जी को, सर रामचंद्र बनना बंद कर दीजिए। अब रामचंद्र जो थे, वो पुरुषोत्तम श्री राम तभी बने जब उन्होंने युद्ध किया। अब आपको भी युद्ध करना पड़ेगा। उसके बिना आप पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकते, आप सिर्फ मोदी ही रहेंगे। अगर मोदी जी बनना है, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने का तरीका यही है कि यू हैव टू शो स्ट्रेंथ, जिसके लिए हमने आपको चुना है। तो सुभाष जी, ये जो 2 काम कर दिए, ये तो शुरुआत है। अब आप क्या कुछ चाहते हैं मोदी जी से, जो स्ट्रेंथ दिखाएँ, जो हम चाहते हैं कि 10 सालों में काम नहीं हुआ, अब होना चाहिए? देखिए साहब, जो सबसे मुख्य काम है, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद से एक बवाल मचा हुआ है माइनॉरिटीज़ का। माइनॉरिटीज़ के पीछे सारे दल पड़े हुए हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। हिंदुओं को बोलने वाला एक मोदी और उसका संगठन है। मेरा सबसे पहला जो जो अपेक्षा है, मैं नहीं समझता ये पूरी होगी मेरी अपेक्षा, लेकिन आज तक किसी मुल्क में माइनॉरिटी क्या है ये इसको डिफाइन नहीं किया गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? माइनॉरिटी कितने परसेंट पे, 2% पे, 4% पे, 20% पे। यहाँ तो ये हिसाब हो गया है कि आज मुस्लिम समुदाय 100 से ज़्यादा लोकसभा की सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो माइनॉरिटी कैसे हो गया? मेरा अपना मानना ये है और मेरी डिमांड है, मेरी अपेक्षा है कि जिस कम्युनिटी के 5% से ज़्यादा सदस्य हैं, पॉपुलेशन है, उसको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? 5% से नीचे है तो वो माइनॉरिटी की कम्युनिटी मानी जाएगी। 5% के ऊपर उसको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म। इससे क्या होगा, जो जितने माइनॉरिटी के आर्टिकल्स बने हुए संविधान में, वो सब अपने आप रिडंडेंट हो जाएंगे, ख़त्म। कोई आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक लोकसभा में एक बिल पास करना है कि जी माइनॉरिटी 5% के ऊपर किसी को नहीं माना जाएगा। सबसे पहली मेरी डिमांड ये है, और ये इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो संगी साथी हैं मोदी जी के, वो भी पूरे सेकुलर हैं। तो इसमें दिक्कत तो होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर ये मोदी जी चाहेंगे तो ये हो सकता है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 2, सर, आपने जो सेकुलर की बात बोली है,
उसकी तो जी, दस्तक हमें ऑलरेडी दिखनी शुरू हो गई। दिखने आप शुरू हो देखिए गई। चंद्रबाबू नायडू ने ऑलरेडी हाँ, बोल दिया है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद हम हज यात्रा के लिए मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की मदद देंगे। किस लिए देंगे? जब हज का कोटा खत्म हो गया, हैं? जो सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया, तो आप कैसे चालू करोगे उसको? ये तो गलत चीज़ है ना। सर यही तो चक्कर है, यही हाँ, तुष्टीकरण की बात अब एनडीए में भी होनी शुरू हो जाएगी। होगी आप सोच होगी के होगी। देखिए मोदी जी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। अच्छा, मेरी दूसरी डिमांड, 75 साल हो गए साहब एक डेमोक्रेटिक हमारा सेटअप जो है, जो इलेक्शन का, इसको चलते हुए। आप ये देखिए अब की बार जो इलेक्शन हुआ है, हर बार होता है, सारे पार्टीज़ के लोग मारे-मारे फिरते हैं, गर्मी हो, लू हो, कोई भी मौसम हो। इससे बचने के लिए अब हमें इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। ये जो लोकसभा का इलेक्शन सिस्टम है, इसको चेंज करके अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और आप कहेंगे कि जी बाकी फिर स्टेट असेंबली कैसे बनेगी, स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में कैसे आएंगे? उसका तरीका ये है कि हर स्टेट के लोग अपने यहाँ से, जैसे किसी के यहाँ 50 एमपी हैं, वो 50 एमपीज़ के लिए वोट डालेंगे, और जो पार्टीज़ हैं वो अपने 50 कैंडिडेट्स वो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो डिक्लेयर कर देंगे। जितने परसेंट वोट मिलेंगे उस स्टेट से, उतने परसेंट उस पार्टी को उसके एमपीज़ वहाँ पे इलेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सर सुझाव है। सिंपल तो लगता है, लेकिन आपने अपना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा है, वो डिफरेंट है, अमेरिका का डिफरेंट है। तो हम मैं तो कह रहा फिर हूँ अमेरिका के सर, जो जो मेरा कहना ये है कि जो 75 साल से एक हम सिस्टम चालू कर रखे हैं और हमें उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको भाई चेंज इज ऑलवेज बेटर ना, कुछ तो चेंज करो। हुँ, कब तक चलेगा हुँ, ये? इसके अंदर आप इसको अपोजिशन को भी बता सकते हैं कि आप खुद भी तो, वो भी तो परेशान होते हैं भाई, वो भी तो मारे मारे फिरते हैं चुनाव के अंदर। तो इस सिस्टम को, मेरा ख्याल है, मेरा मानना है, इसको अब चेंज करना चाहिए। अगली हुँ, बात, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म दो अलग थॉट्स हैं, दो अलग विपरीत विचारधाराएं हैं। आप चाइना में बैठे हैं, चाइना में कोई डेमोक्रेटिक पार्टी है? नहीं है। नहीं है। जब कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी को कोई जगह नहीं है, तो डेमोक्रेसी में कम्युनिज्म को क्यों जगह हो? इसलिए सारी कम्युनिस्ट पार्टीज किसी फॉर्म में हो, दे शुड बी बैंड इन इंडिया। इट इज अ डेमोक्रेसी। लेट देयर बी एनी पार्टी, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, कम्युनिस्ट नहीं होनी चाहिए। इनका जो थॉट है वो चाइना से चलता है, रशिया से चलता है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, तो इनको ख़त्म करना चाहिए। ये तीसरी डिमांड मेरी ये है। नंबर 4, कॉलेजियम। इसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने आते ही एक बिल लाया था और उसको पास भी किया, यूनानिमसली पास हुआ था। कोई बिल अब तक यूनानिमसली पास नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ा दी थी इसके अंदर, उसको खारिज कर दिया था, जबकि उनको खारिज करने का अधिकार नहीं था। बिकॉज वो जो जजेस थे वो खुद ही इंटरेस्टेड पार्टी थे, खुद ही स्टेक होल्डर थे। जो भाई आप किसी दरोगा को कह दीजिए कि ये हत्या का तेरे ऊपर चार्ज है, तू इसकी इंक्वायरी कर, कैसे कर सकता है वो? हुँ, तो ये लोग कैसे जजमेंट दे दिया इन लोगों ने? ये जजमेंट गलत था ये। अब मैं कहता हूँ जब तक ये कॉलेजियम ख़त्म नहीं होता, तब तक सरकार को चाहिए कि इस कॉलेजियम को कहें कि जो भी आप रिकमेंडेशन देंगे जज के अपॉइंटमेंट के लिए, उसका असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट साथ में भेजिए हमको। आप हुँ, देखिए, एक एमपी है, एक राष्ट्रपति है, वो जब इलेक्शन लड़ता है अपने असेट्स एंड लायबिलिटी देता है, वहाँ पर डिक्लेयर करता है मेरी प्रॉपर्टी कितनी है। ये लोग क्यों नहीं हुँ, डिक्लेयर करेंगे? भाई जो आदमी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी ले रहा है, ही इज ऑट टू गिव द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जो उसके एसेट्स हैं उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना उसको। तो इनको हुँ। कहिए कि या तो आप ये एसेट्स एंड लायबिलिटी साथ में भेजिए, वरना हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। ये देखिए अपने आप भेजेंगे, उसके साथ अपने आप भेजेंगे। सर एक बार लास्ट गवर्नमेंट को टाइम भी स्ट्रक्चर, लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने बोला था करने के लिए, इन्होंने रोक लगा दी थी। इस बार भी अगर मोदी जी करेंगे, वो जी रोक जी, लगाने की कोशिश करेंगे। मैं कह लेकिन रहा हूँ, सर गोगोई जी जो बैठे हैं वहाँ पर राज्यसभा में, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। उनका सहारा लेकर पॉलिसी ऐसी बनाएँ कि सुप्रीम कोर्ट के ये बिके हुए जजेस ये स्टेट इस चीज़ों को चेंज ही ना कर पाएँ।
मुझे लगता है ये जो पॉइंट आपका है बड़ा वैलिड है और ये स्ट्रेंथ मोदी जी को दिखानी पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा दायरा बना रखा है कि हमसे पूछ के ही हमारे बारे में सारे काम होंगे। ये कोई बाप का राज है क्या? आप ये सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी, उसके जितने एम्प्लॉयज हैं, उन सबके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया ना कि आपको हर साल एसेट्स एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट डिक्लेयर करनी है, ठीक है ना? तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से पूछा थोड़ी था, गवर्नमेंट ने अपने आप डिक्लेयर किया ना। गवर्नमेंट ने ये किया, इलेक्शन कमीशन ने, कि जी सारे एमपी इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो अपना अपना पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे कि उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से थोड़ी पूछा था। अब गवर्नमेंट ये रूल बनाने के लिए कि एसेट्स एंड लायबिलिटी दो, सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछे? सलाह मशवरा उनसे क्यों करें? भाई सरकार के फंड से उनको तनख्वाह मिल रही है, सरकार को पूरा अधिकार है उस रूल को बनाने का। तो ये सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि इनसे कहें कि जो भी आप रिकमेंडेशन भेजें उसके साथ एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट भेजनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद एक और बड़ा धांधला चल रहा है साहब। मेरे पास तो इतने केसेज हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि एक हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसके बाद उसको लेके बैठ गए, कई कई साल तक, 5-5 साल तक लेके बैठ गए। लालू यादव के केसेस में 5 केस में उसको 32 साल की सजा हो रखी है। सारे केस को स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने, और अपीलें लेके बैठा हुआ है। एक अपील तो 2013 से पड़ी है, 11 साल हो गए हैं। ये तो मतलब गुंडागर्दी, मैं तो इसको गुंडागर्दी कहूँगा। तो मेरा कहना यह है कि एक आप कोई केस को स्टे करते हो, कर दीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन उसका फैसला आपको 3 महीने में करना चाहिए। अपील जो भी है, आपके पास केस है, आपने स्टे कर दिया, उसका फैसला आप 3 महीने में कीजिए। ये गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन अब जारी करनी पड़ेंगी इनको, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप 4-4, 5-5 साल तक, 10-10 साल तक केसेस को लिए बैठे रहें, ये गलत है। इसके बाद ये जो अभी पता है आपको, ये सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के लिए लॉज चेंज हुए जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऐसे ही एक प्रोसीजर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बनने चाहिए कि आप 3 महीने में, 6 महीने में केसेस के फैसले करेंगे। इसके बाद आ जाइए, हिंदू मंदिरों से ये सारा फंड कलेक्ट करती है गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली राज्य सरकारें, सेंटर तो नहीं करती है। वो सनातन को ख़त्म करने की बात करता है तमिलनाडु वाला, और करोड़ों रुपया मंदिरों से उठाता है। कहाँ खर्च करता है? मस्जिदों में, चर्चों में। ये कहाँ का तरीका है? तो इसके ऊपर ये अगली मेरी अपेक्षा है कि ये मंदिरों से धन इकट्ठा करना गवर्नमेंट्स का बंद होना चाहिए। इसके बाद एक अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई धन जब्त करती है, काला धन, वो हम गरीबों में बांटेंगे। देखिए साहब, मेरा बहुत बड़ा मतभेद है उनसे इस बात के लिए। उनको क्यों बांटा जाएगा? क्या मतलब है? काला धन क्या होता है सर? सुमित जी आप बताइए, काला धन क्या होता है? काला धन ये होता है कि आप सरकार, इनकम टैक्स की चोरी है, इनकम टैक्स की, एक्साइज की, सेल टैक्स की और जीएसटी की चोरी। चोरी है तो वो सरकार का पैसा चोरी किया ना, गरीबों का पैसा चोरी नहीं किया ना उन्होंने। तो ये पैसा सरकार का है, गरीबों का नहीं है, उनको बांटने का कोई मतलब नहीं है। ये मेरा अपना मानना है। आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम वेरी फर्म इन माई ओपिनियन कि ये पैसा सरकार का है और सरकार इसको खर्च करे, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के करे। लिए खर्च करे, किसी के लिए खर्च करे, लेकिन अंधाधुंध गरीबों में ना बांट दे। क्यों? गरीब क्या करते हैं? वो तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि ये 1-1 लाख रुपए आपको देंगे, वही गरीब जिनको आप पैसा देंगे वो फिर खड़े हो जाएंगे वहाँ पे लाइन में जाके। तो ये गरीबों का इस तरह से उत्थान नहीं होगा। अगर उत्थान होता तो आप ये देखिए, 25 करोड़ लोग सरकार ने 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए। मोदी जी कहते हैं उनके अंदर नई भावना जागृत हुई है। वो क्या भावना जागृत हुई है? वो ट्रांसलेट तो नहीं हुई ना वोट्स के अंदर। तो ये जो गरीबों में बांटने की बात है, इसको अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसमें अंधाधुंध नहीं चलना चाहिए। भाई, हु इज टैक्स पेयर? जो अपनी गाड़ी पसीने की कमाई से आपको टैक्स देता है, उसका पैसा सरकार को ऐसे नहीं वेस्ट करना चाहिए। आप ये बताइए, मैं आपको बताता हूँ,
ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने सुने हैं कि जो मुस्लिम लेडीज़ कहती हैं हमको घर मिला, हमको शौचालय मिला, हमको गैस मिली, हमको सारी सुविधाएं मिली, पर वोट नहीं देंगे मोदी को। व्हाट इज दिस? मेरा कहना ये है कि अगर विपक्ष ने अपने अपने जो प्रोग्राम दिए थे उसके अंदर अनेक स्कीम थी जो केवल मुस्लिमों के लिए थी, केवल मुस्लिमों के लिए, उसमें हिंदुओं के लिए कोई जिक्र नहीं था। मुझे बताइए। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला था हिंदुओं के लिए कि ये जो जय श्री राम बोल रहे हैं इन सबको भूखे मारूंगा मैं, इनका वक्त भी आएगा। ये तो नेगेटिव हो गया ना। जो पॉजिटिव था वो सब केवल मुसलमानों के लिए था। मेरा कहना ये है कि क्या मोदी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि जो जो वेलफेयर योजनाएं हैं, जो फ्री राशन है, उससे मुसलमानों को अलग कर दिया जाए। भाई तुमको नहीं देंगे, तुम जो वोट नहीं देते हम क्या कर दें तुम्हें, हम हिंदुओं को ले देंगे केवल। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि विपक्ष अगर केवल मुसलमानों के लिए स्कीम बना सकता है तो ये गवर्नमेंट भी केवल हिंदुओं के लिए बना सकती है, क्यों दें उनको? सर मैं एग्री करता हूं, क्योंकि वो जो कॉकरोच हैं, ये जो काले बोरे डाल के लाइनों में लग खड़े हो जाते हैं, एक बंदे के पास 3-3 आधार कार्ड हैं। वो जो 80 करोड़ हैं, उसमें हिंदू नहीं खड़ा होता, उस सभी स्कीमों में ये खड़े होते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सुभाष जी, जो मैं जो आपकी बात के साथ एक जोड़ना चाहता हूँ। आपने आयुष्मान कार्ड दिया, ये सारे जो काले बोरे वाले हैं, ये उसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहां की ओनर्स मुसलमान होते हैं, डॉक्टर भी मुसलमान होते हैं। ये वहां जाकर फर्जी ऑपरेशंस दिखाकर वहां से पैसे निकालते हैं, डॉक्टर भी पैसे कमाता है और ये खुद काले बोरे वाले भी वहां से पैसे लेते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं चाइना में बैठा हूं, चाइना में एक कॉकरोच यहां पर डॉक्टर बन गया है। यहां पर लोगों को टूरिज्म के ऊपर बुलाकर लेके आता है, सारे मुसलमान आते हैं यहां पर, उनसे क्योंकि वो आके इंश्योरेंस की होती है, उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाई होती है, यहाँ पर आकर हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। जिनका खर्चा 500 रुपए है, उनके 5-5, 6-6 लाख रुपए के बिल बनाए जाते हैं। इंश्योरेंस से पैसे लेकर फ्री में यहाँ पर छुट्टियां मनाकर जाते हैं चाइना में। और डॉक्टर भी पैसे कमा रहा है और इंश्योरेंस कंपनियां पैसे दे रही हैं। इंश्योरेंस ने बोल दिया कि चाइना में अगर कोई आएगा और डायरेक्ट फ्लाइट क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस नहीं दी जाएगी। उस घटिया डॉक्टर ने, जो मुसलमान है, उसने अब हांगकांग में अपना लाइसेंस बना लिया है। अब वो हांगकांग से अब वो सारे काम करने शुरू कर दिए। ये इतनी बड़ी धांधली है जो भारत की गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, दिखती भी नहीं है। मैंने यहां पर एम्बेसी में वहां पर पूरा एक बना के दिया है, डॉक्टर का नाम, वो क्या क्या कौन कौन सी हरकतें कर रहा है। एम्बेसी ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे साथ में मिले हुए हैं। इंडियन कॉन्सुलेट ने कुछ किया ही नहीं, बिकॉज मुझे पता लगा कॉन्सुलेट के लोग भी जुड़े हुए हैं साथ में। क्या करोगे आप? जो टूर पे जाते हैं मुस्लिम इंडिया से जाते हैं, ये इंडिया से जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमारी तबीयत खराब होगी, मेरा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और वो बड़े बड़े पर्चे बनाता है अपने हॉस्पिटल में। छोटा सा उसने क्लिनिक खोला हुआ है घर में, लेकिन हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ है चाइना में, और वो बिल बना रहा है। और पे कौन कर रहा है? भारत की गवर्नमेंट। और पैसे कहां जा रहे हैं? इन कॉकरोचों के पास। वो पैसा जो हराम का पैसा है वो किधर लगाएंगे? वो हमारे गले काटने में ही लगाएंगे सर। वो मतलब ये है कि चाइना में अगर हो रहा है तो इंडिया में क्या हो रहा होगा, ये सोच लीजिए। इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, इंडिया में भी मुझे पता लगा है, क्योंकि बहुत दोस्त मेरे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि जहां जहां पर इनकी मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर हॉस्पिटल में हेड भी मुसलमान है, डॉक्टर भी मुसलमान है, और वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर, फर्जी दवाइयों के लिस्टें बनाकर, और वो सारे पैसे कमा रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे भेज रही है। तो ये मेरी बेसिक जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखी हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ। देखिए बंगाल की हालत इस वक्त क्या है। बंगाल में उस गवर्नमेंट को, ममता गवर्नमेंट को हिलाना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उसने पूरा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 14 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो उसने पूरे बांग्लादेशियों को बसा के उनको फुली इस्लामिक बना चुकी है। और वहाँ पर इस तरह से वोटिंग होती है कि आप उसको कुछ काट नहीं कर सकते। मेरा एक सुझाव ये है, मैंने एक बार पहले, बहुत पहले लिखा भी था फेसबुक पे, सारे डाटा देखे कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, और मैंने उस पर सजेशन दिया था, मैं फिर दे रहा हूँ आपको। उन डिस्ट्रिक्ट को काट के एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाए और वो उसको मिलिट्री को हैंड ओवर कर दिया जाए, और जो बांग्लादेशी हैं एक एक को उठा उठा के बाहर फेंक दिया जाए।
तब काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अब ये कैसे करना है, ये गवर्नमेंट को देखने वाली बात है। लेकिन उस स्थिति को संभालना तभी पॉसिबल होगा जब ये काम होगा। वो 14 डिस्ट्रिक्ट को काट के बंगाल से और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और वहाँ से पब्लिक को जो भी बाहर के हैं सबको बाहर कर दिया जाए। अब मैं आखिर में, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, मैं सुमित जी इसके अंदर बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है कि महिलाओं का इतना उत्थान किया मोदी जी ने जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे को लगता है महिलाओं ने मोदी जी को गच्चा दे दिया, उन्होंने ही मोदी जी को सपोर्ट नहीं किया। मैं बताता हूँ मोदी जी ने क्या क्या किया। देखिए, जो इस बार वोट पड़े 23 करोड़ वोट पड़े हैं और ये 0.89% कम है पिछली बार से। जबकि क्या क्या काम हुए हैं देखिए महिलाओं के लिए। ट्रिपल तलाक, इन्होंने तो वोट ही नहीं दिए होंगे कि इनको रात रात में जो बाहर निकाल के फेंक देते, इनका बच गया, वो सब कुछ रुक गया, इनको इतना बड़ा फायदा मिला लेकिन वोट नहीं दिया इन्होंने। 11 करोड़ टॉयलेट, बेनिफिशियरी कौन? महिलाएं। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन, बेनिफिशियरी कौन? महिलाएं। 10 करोड़ नल से जल कनेक्शन, बेनिफिशियरी कौन? महिलाएं। 26 हफ्ते की फ्री मैटरनिटी लीव, इसकी तो बेनिफिशियरी है ही है टोटली महिलाएं। यस, ये दिया। मुद्रा लोन, 70% लोन महिलाओं को मिले हैं। 70%, छोटी मोटी रकम नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये कोई छोटा काम था साहब? 25 साल से अटका हुआ था काम, वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, चंद्रयान गया, उस यान की जो कमांड थी महिलाओं के हाथ में थी। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर देखिए साहब कितनी बड़ी बड़ी महिलाएं, कितने लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, महिलाएं लाखों काम सर। कर रही हैं। लखपति दीदी जो प्रोग्राम है, लखपति, कितना बड़ा प्रोग्राम है वो। कितना बड़ा प्रोग्राम है। उसके बावजूद मुझे बताइए सर, पिछली बार से अगर 1% वोट कम हो जाए तो ये क्या इंडिकेशन है? ये दुख की बात है, महिलाओं ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, बहुत जगह जाते हैं मोदी जी, आशीर्वाद देती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि उनको सपोर्ट नहीं किया गया। सर उसका रीजन था 1 लाख रुपए के लालच में उन्होंने सारे मोदी जी के जो करोड़ों रुपए के काम कर दिए वो भूल गई। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी 1 लाख रुपए की जो ये स्कीम थी ये इनके लिए गले की फांस बन जाएगी। मैं कहता हूँ कुछ नहीं बनेगी। क्यों? अगला इलेक्शन आएगा ये नई स्कीम ले आएंगे। अभी मैंने कल एक लेटर भेजा है इलेक्शन कमीशन को कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन करो। उनको वीडियोस भेजे मैंने कि ये ब्राइबरी है, ये रिश्वत है, रिश्वत लेके कोई MP नहीं बन सकता। आप इनको सबको बाहर करो, 99 के 99, और जो बाकी भी हैं सबने दिए हैं ये कार्ड, इनको सबको बाहर करो। तो मेरी बातें आज कितनी हैं बस आप। लेकिन सर अगर आप वो बोलेंगे कि चलिए मैं अब दूसरी तरफ से बात करता हूं कि अगर आप ये बोलते हैं कि इन्होंने गारंटी दी थी हम 1-1 लाख रुपए देंगे, तो मोदी जी की भी गारंटी थी, तो वो बोल देंगे कि मोदी जी ने जब गारंटी दी कि मैं फ्री राशन दूंगा, तो अगर उनकी गारंटी चल सकती है तो हमारी 1 लाख रुपए की गारंटी क्यों नहीं चल सकती? तो ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। मैंने आपका वो लेटर जो है अपने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, अब मैंने देखा है, मैंने खुद भी फॉरवर्ड किया है अपनी तरफ से जो मेरे लिंक्स थे, और कई और लोग हैं जिन्होंने, हमारे जो ग्रुप है पूरा, उन्होंने भी फॉरवर्ड किया है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर कोई भी काम होगा अनलेस इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर दे कि जो फ्रीबीज हैं ये आप एज अ टूल इलेक्शंस के टाइम पर यूज नहीं कर सकते। जब तक ऐसा कोई रूल नहीं बनेगा तब तक इसके अंदर चेंज नहीं आ सकता। देखिए सर, ऐसा है, फ्री बीज एक अलग चीज होती है, ये सीधी सीधी पैसे का लालच है, ये फ्री बीज नहीं है। इसको फ्री बीज मत कहिए आप। वो अगर ये कहते हैं कि जी हम आपको, उन्होंने कहा जी मोदी 5 किलो राशन दे रहा है, हम 10 किलो देंगे, दैट इज फ्री बीज, वो चल सकता है। लेकिन ये पैसा है, पैसा ऑफर किया गया है, ये नहीं चल सकता। ये मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको याद होगा जो आपको मैं बता दूं, ये जो कल मैंने लेटर भेजा, ये मैंने फेसबुक पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला। मेरे को लगता है, मेरे को जहाँ तक सूचना मिली है, करीब 70-80 लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया आगे अपने अपने नाम से। तो इतने सर संख्या में जब जाएंगे तो असर होगा जरूर, मेरे को लगता है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये जो विंस्टन चर्चिल हैं, जब ये प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने स्पीच देना था, तो ये टैक्सी करके गए थे। तो टैक्सी वालों को बोला उन्होंने कि भैया तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो, मैं अभी एक स्पीच देने जा रहा हूँ, मैं देकर वापस आता हूँ, तो तुम मुझे घर छोड़ देना। तो उस ड्राइवर ने बोला उनको कि भई मैं आपकी वेट नहीं कर सकता, क्योंकि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जो चर्चिल है, उसने स्पीच देनी है, मैं घर जाके उसकी स्पीच सुनने वाला हूँ। ठीक है? रेडियो के ऊपर, क्योंकि टीवी था नहीं, उसको पता नहीं था कि ये चर्चिल खुद बैठे हैं। तो उस चर्चिल ने खुश होकर उसे पैसे दे दिए, 10-20 पाउंड उसको पकड़ा दिए कि ये ले खुश होकर। तो ड्राइवर ने बोला, हेल विद चर्चिल, मैं आपकी वेट करूँगा, आप इतने दयावान हैं, इतना पैसा दे रहे हैं। तो यही कुछ भारत में भी हुआ है। 1 लाख रुपए लेने के बाद या देखने के बाद, जो भी आज लाइनों में खड़े हुए हैं कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर कि पैसा दो, आपने प्रॉमिस किया था। यही चीज़ है जो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पैसा चलता है सर। पैसा बहुत बड़ी ताकत है और इन लोगों ने उसी ताकत को यूज़ किया है। वोटरों को पैसे दिए भी गए हैं जाकर वोटिंग करने के लिए इनके लिए, और उसके बाद ये भी बोल दिया कि अगर हम जीत गए तो 1-1 लाख रुपए आपको साल के देंगे। पैसा ये नहीं बहुत लिखा उसके भारी अंदर। एक वो जो गारंटी कार्ड है ना सर, उसमें ये नहीं लिखा हम जीत गए तो देंगे। उसमें ये नहीं लिखा कि जीत गए तो हाँ, देंगे। उन्होंने कहा आप वोट 4 तारीख के बाद 5 तारीख को हमारे ऑफिस में आ जाना, बस सीधा लिखा है उसके अंदर। उसके अंदर ये नहीं सही बात लिखा, है, सही कंडीशन नहीं बात है। थी उसके अंदर, कंडीशन चलिए नहीं अब थी। मुद्दा ये था कि हम मोदी जी से सख्ती चाहते हैं कि इन जी सब चीज़ों के ऊपर सख्ती से डील किया जाए। अब जी रामचंद्र बनकर काम नहीं हो सकता, आपको हाँ, कृष्ण बनना पड़े या शिव जी की तरह तांडव करना पड़े, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा तैयार हैं तांडव करने के लिए, आपको उसी का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको सर, कृष्ण के रोल में तो मोदी जी चल रहे हैं, ये तो आप मानिए, पूरे देश के लिए भी चल रहे हैं, विश्व के लिए भी चल रहे हैं। लेकिन हुँ, अब कभी कभी आदमी गच्चा खा जाता है, क्या करा जाए। लेकिन मेरा हुँ, फिर भी एक मानना ये है, वो महादेव के भक्त हैं, मैं तो उनको महादेव का वरदान कहता हूँ भारत के लिए। अब मेरा मानना ये है कि सर जो भगवान ने किया, सरकार तो बनी है, परफॉर्मेंस कम रही है, वो बात दूसरी है। लेकिन भगवान ने जो किया, कुछ सोच समझ के किया होगा, इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। क्या अच्छाई हुँ। है ये हम नहीं समझ सकते, वही समझता है। और क्या अच्छाई है बाद में पता चलेगी। तो इसलिए जय भोले शंकर, अपना आराम कीजिए, मस्त रहिए। चलिए सर, सुभाष जी, आज आपका जो पॉइंट है बड़ा क्लियर है जी कि मोदी जी से कौन-कौन सी उपेक्षाएँ हैं, जिससे कि जो बेस में प्रॉब्लम्स हैं, उसको सेट किया जाए, तभी देश की तरक्की हो सकती है। जी पॉइंट्स वैलिड हैं और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि भई आपको जो-जो चीज़ें लगती हैं कि मोदी जी को अब सख्ती से करनी चाहिए, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर देना। सुभाष जी के जो पॉइंट्स हैं, उसको मैं नोट कर रहा हूँ, आपके पॉइंट्स को भी नोट करूँगा। मुझे वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, बनाऊँगा। इवन कि मुझे अगर रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर जहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, आई विल डू दैट। मैं ये काम और तेज़ी से करने वाला हूँ, क्योंकि शायद मेरी ही मेहनत में लास्ट टाइम कमी रह गई थी। इस बार नहीं रहने दूँगा। तो नहीं सुभाष नहीं जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में अपनी बात को रखा है। दोस्तों, मैं सुभाष जी का जो चैनल है, उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। आप जाकर इनके अकाउंट को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। इनका फेसबुक का जो लिंक है, ट्विटर का है, वो भी मैं डाल दूँगा। इनसे जुड़ने का मकसद ये है कि आप सनातन से जुड़ रहे हैं, इतना सटीक इनकी विश्लेषण होती है और ये आज से नहीं, 10-12 सालों से इस मुहिम में कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल इनको बेनिफिट नहीं चाहिए, ना ये अपना क्यूआर कोड दे रहे हैं अभी, ना कुछ और भीख माँगने का काम करते हैं। मुझे एक तो चिढ़ आती है उन सनातनियों से, जो काम शुरू करते नहीं, पहले अपना क्यूआर कोड देना शुरू करते हैं, भीख माँगना शुरू करते हैं, पत्रम पुष्पम की बात करनी शुरू कर देते हैं। सक्षम है अपनी लाइफ में, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पैसा पहले माँगेंगे। मुझे चिढ़ आती है ऐसे लोगों से और सुभाष जी उस कैटेगरी को बिलॉन्ग नहीं करते, इसीलिए दिल से इनसे जुड़ा भी हुआ। तो सुभाष जी, थैंक यू सो मच।
आज आपसे थैंक यू। मिलकर धन्यवाद। और आपसे बात करके मजा आ गया। आगे फिर बात करते रहेंगे और अगली बार तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू। और जय श्री मोदी राम। जी को आशीर्वाद आपकी तरफ से भी भेजना ज़रूरी है और सारे सनातनियों की तरफ से भेजना ज़रूरी है कि आपने शपथ तो ले ली। मैं तो एक बात कहता हूँ सर, मेरा एक काम है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरा काम है अपने व्यूज़ को लिख दो, कहीं तो जाके स्ट्राइक करेंगे और मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो मोदी जी तक पहुँचते हैं और उनके पेज पे डालता हूँ मैं अपने आर्टिकल्स को और वो उसको पिक भी करते हैं। मैंने पिक फिज़िकली भी कर ऑब्ज़र्व किया। कई पॉइंट्स मैंने देखा है, आपके आर्टिकल्स के जो पॉइंट्स होते हैं, बारीकियाँ होती हैं, कई बार उनकी स्पीचेज़ में मुझे दिखी भी हैं। तो यही एक वो है, हम अपना काम करते रहें सर, वो आगे हाँ, हाँ। महादेव देखेंगे और श्री राम देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ को भेजना है। हम अपना कार्य करते रहें, आज नहीं तो कल इन चीज़ों का फ़ायदा कहीं न कहीं होगा। अगर 500 साल पहले जो चौपाइयाँ लिखी हुई हैं सूरदास जी की तरफ से, अगर उसका फ़ायदा इस बार सुप्रीम कोर्ट में वो सुनाई गई और उसका फ़ायदा हुआ और जजमेंट बिल्कुल। राम का हमारे फ़ेवर में आया, हो सकता है कि हमारी आज की लिखी हुई चौपाइयाँ ये कल को हमारे किसी काम आएँगी, हमारे देश के काम आएँगी, हमारे सनातन के काम आएँगी। हम अपना काम करते रहते हैं, बाकी महादेव जाने। थैंक यू सर एंड जय श्री थैंक यू, राम। नमस्कार। जय जय श्री राम।